in which heat is released is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी सीरीज हम करेंगे बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब अगर इन दोनों की आपको नॉलेज हो गई, ऑक्सीडेशन पे रिडक्शन, आगे चलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का अगला पार्ट। देखिए, अगर आपने ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, उनका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, तो वो मैंने एक अलग वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोनों पे चेक कर लीजिए। अगर आपने इक्वेशंस बैलेंस करना सीखना है तो वो वीडियो देख लीजिए पहले। या मैं बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, वो सब इस वीडियो में कवर होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करें। बच्चों, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होंगी, एंडो एंड एक्सो। अब इनमें क्या फ़र्क है? इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। The reactions in which heat is absorbed is known as endothermic, and the reactions in which heat is released is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हो, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कैंडल, फायर क्रैकर्स। अगर मैं कोई भी फुलझड़ी, एक बार देखिए इग्निशन टेम्परेचर मैंने उसको दे दिया, बाद में फुलझड़ी हीट दे रही है, वो कैंडल मुझे हीट दे रही है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बोलेंगे। ठीक है। इसकी एक क्वेश्चन भी आया था बच्चों की रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो फूड का ब्रेकडाउन होता है। आपने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेसेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, तो फूड हमारा ब्रेकडाउन होगा अंदर। ग्लूकोज जो हम कंज्यूम करते हैं वो ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद उसने हमें हीट प्लस एनर्जी दी, तो हीट रिलीज करते हैं हम सांस लेते वक्त। तो हीट रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें मुझे हीट देनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूसली हीट देनी पड़ती है, एंड दैट आर सेड टू बी द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके ऊपर डिफरेंस भी आता है, आपको दो पॉइंट्स मैक्सिमम लिखने पड़ेंगे। हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज रिलीज्ड। एग्जांपल्स लिख दीजिए। कोई काफ़ी सारी ऐसी रिएक्शंस है, जैसे कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड में मुझे कॉन्टिन्यूसली हीट देनी पड़ती है, तो कुकिंग ऑफ फूड विल बी कंसीडर्ड टू बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेयर एज रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलते हैं बच्चों आगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड वो रिएक्शंस के ऊपर। सबसे पहली रिएक्शन आएगी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है बच्चों, इन विच टू सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स लगा लेते हैं ए बी, इनको कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर इज known as combination reaction। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस, इट विल गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। तो ये बच्चों दो एलिमेंट्स थे, कंबाइन करके एक ही एलिमेंट बना दिया, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी इजी। सेकंड चलेंगे बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, देखिए नाम से ये भी क्लियर है कि एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बट जाए, उसे हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके। व्हेन अ सब्सटेंस डीकंपोजेस इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी एक सब्सटेंस था, इसको अगर हमने हीट किया तो ए प्लस बी दो हिस्सों में टूट गया, दिस इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन में टूट गया, तो इस तरह की कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, तो इजीली आपका ये डीकंपोजिशन रिएक्शन भी हो गया। अब हम चलेंगे आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास ज़्यादा पावर थी, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा अपने सॉल्यूशन से।
एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा बच्चों, जैसे ए बी एंड सी है, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ जो है बी सी के साथ कंबाइन कर गया और ए रह गया अकेला। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का ले लीजिए। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, सोल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। अब आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी सीरीज हम करेंगे बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आपको रिएक्शन तो समझ नहीं है ना, आप ऐसा याद रखिए कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस एंड खुद उसकी जगह ले लेगा FeSO4। कॉपर रह जाएगा बेचारा अकेला। तो आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट में आयरन की कुछ नेल्स जो हैं डिप की थी। तो अब जो भी आयरन नेल्स के ऊपर था वो सोल्यूशन में आ गया, जो ग्रीन हो गया। मैं इसको आपका पहले का कलर भी दिखाऊंगा, जो ब्लू था, जो कॉपर सल्फेट था। अब आयरन सल्फेट होने की वजह से देखिए इसका कलर क्या हो गया, बिल्कुल डार्क ग्रीन हो गया। एंड ये कॉपर है बेटा, प्योर कॉपर, जो नेल्स के ऊपर आपको दिख सकता है अभी। ठीक है, नेल्स देखिए ऊपर की तरफ जो सोल्यूशन के से बाहर थी वहां तो आयरन हमें दिख रहा है अभी भी, लेकिन जो सोल्यूशन के अंदर थी वो सब पूरी कॉपर में चेंज हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ये बनेगी, इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो हमारे पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके साथ आगे चलेंगे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जिसमें दो आयंस चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक जनरल इक्वेशन दिखाता हूं, ABCD, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। ABCD, तो यहां ले लीजिए बच्चों, A जो है वो D के साथ कंबाइन कर जाएगा एंड B जो है वो C के साथ। एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं बच्चों, जैसे BaCl2 एंड साथ ही एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों AgNO3। तो जब इसको रिएक्ट कराऊंगा ना तो क्या हो जाएगा, ये BaNO3 जो Na वाला आयन था बच्चों वो Ba के साथ जुड़ जाएगा, Cl जो था वो Ag के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह की हमें रिएक्शन दिखेगी। अब देख सकते हो कि दोनों के आयंस जो हैं वो इंटरचेंज हो गए, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, रिएक्शन इन विच आयंस इंटरचेंज विद ईच अदर। जिसमें दो आयंस जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ बच्चों सभी रिएक्शंस तो हमने कवर अप कर ली। अगर आपको ज़्यादा करना है तो एक एक एग्जांपल और याद कर सकते हो बुक में से, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर में ना 3-4 रिएक्शंस दे देंगे तो पूछेंगे कि ये रिएक्शंस बताइए कौन सी रिएक्शंस के अंडर आएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। देखिए फ्यू एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हमें पेपर में आएंगी। बच्चों फ्यू एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैं एक बार आपको ये रिएक्शंस अच्छी तरह समझा चुका, अब कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए ताकि आपके दिमाग में ये रिएक्शंस बैठ जाएं। तो सबसे पहली एग्जांपल देखिए, Mg+O मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के हमारे पास सिर्फ एक सब्सटेंस बना, तो ये कौन सी रिएक्शन के अंडर आएगा, दिस विल कम अंडर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल ठीक कहा। अब ये एक सब्सटेंस बच्चों दो हिस्सों में टूट गया, दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूटने पर उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों, ये भी ठीक हो गया आपका। AgCl Ag+Cl में टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ZnO+C, अब आप यहां देखोगे कि O ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी कि C जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को कर दिया डिस्प्लेस, तो ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह के बच्चों आपको क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ज्यादा से ज्यादा आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप उसकी डेफिनेशन लिख के एग्जांपल लिख देना, दैट्स ऑल। अब हम चलेंगे आगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। नाउ बच्चों वी हैव मूव टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल डिफाइन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ एक Cu एलिमेंट है कॉपर, उसमें अगर ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट्स इजी।
रिडक्शन रिएक्शन वैसे ही नाम से क्लियर है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां देख सकते हो कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब अगर इन दोनों की आपको नॉलेज हो गई, ऑक्सीडेशन पे रिडक्शन, आगे चलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज फॉर्म्ड ऑफ रिडक्शन, RED रिडक्शन, एंड OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो एक एलिमेंट से, उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे देखिए, अभी देखिए मैं आपको अभी इसके साथ सभी दोस्ती करवाता हूं कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। ZnO, यहां बच्चों ऑक्सीजन है एंड यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ये तो होगा बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। अब कार्बन को देखिए, यहां कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहां आ गया, तो ये हो गया मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन एलिमेंट। एक एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन, सेकंड एलिमेंट में रिडक्शन, तो इसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां ऑक्सीडाइज कौन हुआ, देखिए ऑक्सीजन किसके पास आई, वो एलिमेंट्स देखिए। आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए आपकी इन क्वेश्चंस के ऊपर। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज। अब रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस हुआ Zn के पास से ऑक्सीजन चला गया, तो यहां मैं लिख दूंगा कि Zn जो है वो रिड्यूस हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, देखिए एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बंदा रिड्यूस हुआ है उसी के कारण तो किसी को ऑक्सीजन मिली। अगर यहां Zn ना होता तो क्या कार्बन को ऑक्सीजन मिलती, नहीं। Zn ऑक्सीजन को लेके आया तो उसी के कारण कोई चीज ऑक्सीडाइज हुई ना, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल आप भाषा में ऐसे याद रखिए, जो भी रिड्यूसिंग पे लिखोगे आप उसे यहां लिख दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, एंड जो भी ऑक्सीडाइजिंग पे लिखोगे उसे लिख लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट पे। कि अगर कार्बन था इसीलिए तो Zn रिड्यूस हुआ, तो इसीलिए हम कार्बन को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा, उल्टा लिख देंगे। अभी इसके एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और करते हैं, फिर हम चलेंगे एंड पार्ट पे इस चैप्टर के। बच्चों देखिए एक और रिएक्शन, यहां मैंगनीज के पास ऑक्सीजन है और यहां मैंगनीज के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां बेटा रिड्यूस कौन हुआ, Mn रिड्यूस हो गया, तो यहां मैंने Mn को लिख दिया रिड्यूसिंग पे। जो रिड्यूस होगा वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो यहां मैंने Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे भी लिख दिया। अब ऑक्सीजन मिली किसको, यहां हाइड्रोजन बच्चों क्लोरीन के साथ था लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं थी, आगे देखोगे तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि अब ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज होने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा, हाइड्रोजन। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं और बहुत इजी हैं, आपको ये ऐसे सॉल्व करने आने चाहिए। अब हम चलेंगे लास्ट पार्ट पे, करोजन एंड रेंसिडिटी। देखिए बच्चों करोजन क्या होता है, करोजन अगर कोई भी एक मेटल की सरफेस पानी एंड हवा में रिएक्ट कर जाए ऑक्सीजन के साथ तो वो हो जाती है करोड, वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है, उसे हम बोलते हैं करोजन। करोजन के कारण बहुत सारे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, डैम्स जो हैं वो खराब होते हैं, हमें इसलिए करोजन को प्रिवेंट करना पड़ता है, करोजन को रोकना पड़ता है। तो वो रोक कैसे सकते हैं, हम ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स की कोटिंग करते हैं जो करोड नहीं होते इजीली, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम, इस तरह के एलिमेंट्स की कोटिंग करने से करोजन रुक जाता है, धीमा हो जाता है। तो हमारे जो अप्लायंसेज हैं, बिल्डिंग, ब्रिजेस, इस तरह के अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बच जाते हैं, इसे हम करोजन बोलते हैं। करोजन आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा। अब मेन बात करेंगे रेंसिडिटी की, लेकिन एक बार करोजन की डेफिनेशन लिख लीजिए, द ऑक्सीडाइजिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ मेटल बाय reacting it with water and oxygen, तो इसे हम बोलेंगे करोजन। अच्छा देखिए एक बार क्वेश्चन आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि करोजन से ऐसा एक मेटल बताइए कि करोजन से हमें हेल्प हो, तो बच्चे उलझन में पड़ गए कि ऐसा कौन सा मेटल हो सकता है कि वो करोड हो तो हमें हेल्प हो। तो बच्चों वो है एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम की ऊपरली सतह करोड हो जाएगी ना, मान लीजिए एल्यूमिनियम मेटल है, इसकी अगर ऊपरली सरफेस करोड हो जाएगी तो ऑक्सीजन फर्दर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन फर्दर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ना ही अंदरली लेयर जो है, अंदरूनी लेयर, वो बच जाएगी करोड होने से। इस तरह हमारा मॉन्यूमेंट या एल्यूमिनियम की बनाई कोई भी चीज जो है वो सालों साल चल सकती है, क्योंकि ऊपरली लेयर उसकी करोड हो गई, उसने ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स को अंदर जाने नहीं दिया, तो अंदरला एल्यूमिनियम बच गया। तो इसलिए एल्यूमिनियम जो है उसे हम करोड कर भी देते हैं। प्रोसेस होता है बच्चों स्पेशली कि एल्यूमिनियम की टॉप लेयर को करोड कर दो ताकि बाकी का एल्यूमिनियम बचा रहे।
ठीक है, इसलिए हम एल्यूमिनियम को करोड करना फायदेमंद समझते हैं। आगे चलते हैं रेंसिडिटी के ऊपर। देखिए रेंसिडिटी क्या चीज़ होती है, अगर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स हो जाए तो उसे हम बोलेंगे रेंसिडिटी। जो हमारे चिप्स वगैरह आते हैं वो सभी ऑयल्स एंड फैट्स के बने होते हैं, अगर उनका पैकेट खुला छोड़ दो तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो बेस्वाद हो जाएंगे, सलाबे हो जाएंगे, या उनका जो स्वाद है वो खराब हो जाता है। तो हमारे घर में भी जो मक्खन दूध दही निकालते हैं उनको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि रेंसिडिटी ना हो पाए, कम हो जाए। अगर रेंसिडिटी होगी तो उससे हमारे खाना जो है वो बेस्वाद हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे रेंसिडिटी। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर तो खत्म हुआ। अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, कोई भी सजेशन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। अभी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। अलविदा, टाटा, बाय बाय।